ईयर एंड आते आते और सर्दियों का अराइवल होते ही अंदर सभी का एक मन करता है कि हम ट्रिप्स पे चले, किसी लॉन्ग हॉलीडे पे, किसी टूर का प्लान हम यहाँ पर बनाएं। साल भर जो मेहनत की, आप में से जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, कामों के अंदर में बिजी है कोई, और जो एस्पिरेंट हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी साल भर की मेहनत के बाद थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहते हैं, थोड़ा सा रिक्रिएशनल वैल्यू को लाइफ के अंदर में लाना चाहते हैं। चलो साल भर मेहनत की है, कुछ 4 दिन 5 दिन हफ्ते भर का समय लेते हैं और कुछ मौज मस्ती करके आते हैं, ट्रिप्स का मज़ा उठाते हैं और वापस आएंगे तो और भी एनर्जी के साथ हम क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई को करेंगे। लेकिन जब आप ये ट्रिप्स पे जाते हो, ये एक एक्साइटमेंट आपकी जो होती है, वहाँ पे जाने के बाद क्या कुछ होता है, और अगर आप लंबे समय वहाँ ठहर जाओ तो एक कई लोग जो एक एक्सपीरियंस को फील करते हैं जिसको हम होम सिकनेस कहते हैं, ठीक है। बेसिकली इट इज़ अ फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस या डिस्कम्फर्ट व्हेन यू आर अवे फ्रॉम द होम फॉर अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। तो बेसिकली आप घर की याद आपको सताने लगती है। कहते हैं ना कि कहीं भी दुनिया घूम आओ, लेकिन आपको अपने घर के अंदर में जो सुकून मिलता है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा लंबे समय तक। शुरुआत में आप गए, अच्छा लगा, लेकिन बाद में फिर आप घर को मिस करने लगते हो, ठीक है ना। जो कोजी फीलिंग आपको घर के प्रोवाइड करता है, वहाँ पर आपको आने लगती है उसकी याद, ठीक है। तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी, जहाँ पर हम ह्यूमन और ह्यूमन कल्चर्स के साथ जो एसोसिएटेड पैराडाइम्स हैं, टूरिज्म के साथ जो एसोसिएटेड पैराडाइम्स हैं, इनके बीच के कोरिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। किस तरीके से ये जो टूरिस्ट स्पॉट होते हैं, जो हब्स होते हैं, उनके साथ ह्यूमन का इंगेजमेंट होता है, इंसान का इम्पैक्ट क्या पड़ता है उन जगहों के ऊपर, उन कल्चर्स के ऊपर, वहाँ की इकोनॉमी के ऊपर, और इंसान के ऊपर उन जगहों का क्या प्रभाव पड़ता है। कई सारी ऐसी चीज़ें और इंटरेक्शन को आप टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हो। पर आज ये लेक्चर हम लेकर के आए, ये टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी के पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी में आपका एक कंसेप्ट आता है जब आप सोसाइटी एंड कल्चर को पढ़ते हो, यूनिट 2.1 2.2, जिसको हम कहते हैं कल्चर शॉक। इसके एंगल से यहाँ पर पढ़ने और समझने वाले हैं। फ्यू ईयर्स अगो, आई थिंक 2021-22 के आसपास आप देखोगे तो पेपर में एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक 22 या 23 में आया था, ठीक है ना, 22 या 23 में आया था। आप वाईक्यूज को देखिएगा 2.1 2.2 के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन पूछा था कल्चर लैग एंड विलियम ऑगबर्न, ठीक है ना, उल्टा कर देंगे, विलियम ऑगबर्न एंड कल्चर लैग, इस तरीके से क्वेश्चन, एक शॉर्ट नोट था आपसे, 10 मार्कर क्वेश्चन पूछा था। कई सारे बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस लगा, लेकिन जब भी आप कल्चर के बारे में पढ़ रहे होते हो, उस यूनिट में हम कल्चर से रिलेटेड सारी प्रोसेसेस को पढ़ने की कोशिश करते हैं, चाहे वो काउंटर कल्चर हो, चाहे वो कल्चर शॉक हो, चाहे वो कल्चर लैग हो, ये सारी चीज़ें। कई बार ये चीज़ें क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं नज़र आती है तो इसको बहुत जगहों पर इग्नोर भी किया जाता है, लेकिन हम ज़रूर इसके ऊपर क्लास में भी डिस्कशन करते हैं और आज आपको इस टूरिज्म के एंगल से इसको कनेक्ट करके ये कंसेप्ट को समझाएंगे, ठीक है ना। तो कल्चर लैग होता क्या है, सॉरी कल्चर शॉक होता क्या है, पहले इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। कल्चर शॉक बेसिकली एक फीलिंग ऑफ डिसओरिएंटेशन या एक एंग्शियसनेस की जो फीलिंग होती है, एंग्शियसनेस की जो फीलिंग होती है, डिसओरिएंटेशन की जो फीलिंग है, डिस्कम्फर्ट की जो फीलिंग है, डिस्ट्रेस की जो फीलिंग है, व्हेन यू एक्सपीरियंस अ टोटली डिफरेंट सेटअप, अ टोटली डिफरेंट कल्चर, अ कल्चर, अ प्लेस जहाँ के जो तौर तरीके हैं, जहाँ की जो वैल्यूज़ हैं, वो आपके कल्चर के फ्रेमवर्क से टोटली इन कॉन्ट्रास्ट आपको देखने को मिलते हैं, तो बड़े आप शॉक होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप जिस कल्चर का पार्ट हो, उस कल्चर के अंदर में मीट ईटिंग इज़ नॉट एट ऑल अलाउड और परमिटेड। सो आपका जो परसेप्शन होता है, पूरी दुनिया को उसी तरीके से देखने लगते हो, क्योंकि हम चीज़ों को सही गलत कैसे ठहराते हैं, हमारा जो कल्चरल बैकग्राउंड होता है वो हमें एक टेम्पलेट देता है दुनिया में चीज़ों को सही या गलत ठहराने के लिए, कि अच्छा हमारे कल्चर में जो सीख है, जो नॉर्म्स है, उसके हिसाब से जो बातें बताई गई वो सही है, कोई कल्चर उसके अपोजिट कुछ कर रहा है तो वो एक गलत चीज़ होती है। तो आप मानिए कि आप किसी ऐसे जगह पर जा रहे हो, आप ऐसे कल्चर को एक्सपीरियंस कर रहे हो जो आपके इन वैल्यू से टोटली अलग है। वहाँ पर मीट कंजम्पशन के बिना खाना होता ही नहीं है, दिन रात सुबह शाम मीट कंजम्पशन ऑफ सम ऑफ द अदर फॉर्म इज़ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। तो इससे आप क्या करोगे, एक जो वैल्यूज़ है, जो कस्टमरी हैबिट्स हैं, जो डाइटरी चॉइसेस हैं, जो पोशाक है, पहनावा है, ये बिल्कुल आप अगर अलग पाओगे अपने कल्चर से, तो आप एक कल्चर शॉक को वहाँ पर एक्सपीरियंस करोगे। तो एंथ्रोपोलॉजी में इस कंसेप्ट को कंट्रीब्यूट करने वाले जो स्कॉलर हैं, उनका नाम है ओबर्ग, कैलर्वो ओबर्ग, ठीक है ना। ये दो नाम है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ओबर्ग और ऑगबर्न, ये दो अलग अलग नाम हैं, इनको आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है ना।
एक सोशियोलॉजिस्ट हैं और एक प्योरली एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। तो कल्चर शॉक के फिनोमेनन को इन्होंने यहाँ पर दिया और इसके बाद भी कई सारे लोगों ने और भी इसके ऊपर काम किया, इस कंसेप्ट को फर्दर इलेबरेट किया। आज के समय में जब हम कल्चर शॉक को पढ़ते हैं तो हम अलग अलग स्टेजेस के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं और ये एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट में भी जोड़ा जाता है। पहले के समय में इनिशियली जब ये फ्रेमवर्क आया था तो इंटरेक्शन बिटवीन टू एलियन कल्चर्स फॉर द फर्स्ट टाइम विच आर हैविंग वैल्यूज विच आर टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, उसके लिए इस चीज़ को वहाँ पर समझाया था। फॉर एग्जाम्पल आप मान लिए कि जब इस्लामिक कल्चर या मुगल्स जब भारत के अंदर में आए होंगे, जब इंडियंस और उनके बीच में इंटरेक्शन हुआ होगा, यहाँ की जो सभ्यता है, यहाँ का जो समाज है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ होगा और सबसे पहली बार जब इस्लामिक कल्चर्स ने यहाँ के कल्चर को विटनेस किया या हमने इस्लामिक कल्चर को विटनेस किया तो देयर मस्ट बी अ डिग्री ऑफ कल्चर शॉक। और वो क्यों आएगा? ये कल्चर शॉक बेसिकली अनफेमिलियरिटी की वजह से आता है। अनफेमिलियरिटी की वजह से आपको देखने को मिलता है, यानी कि आपको नहीं पता था कि ऐसा भी एक कल्चर एग्जिस्ट करता है जिसका तौर तरीका, रहन सहन हमारे वैल्यू से अलग है। और ये एक ही कल्चर को हो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है दोनों को ही एक परस्पर साइमल्टेनियस कल्चर शॉक का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। कि वहाँ पर उन्होंने देखा, ऑल्दो दिस इज़ मोस्टली जब हम इस एग्जाम्पल को ले रहे हैं तो जिस समय की हम बात कर रहे हैं और जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं वो अनफेमिलियरिटी नहीं थी। जब इस्लामिक रूलर्स या इस्लामिक इन्वेडर्स भारत के अंदर में जब आते हैं तो देवर प्रीटी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट आइडल वर्शिप यहाँ के लोगों का एक कल्चर का बेसिकली पार्ट है, ठीक है ना। तो हम इस चीज़ को तभी अप्लाई कर पाएंगे जब हम सपोज करें, ये मान ले कि वो इंटरेक्शन पहली बार हुआ था। तो जब भी जिस पॉइंट पर भी पहली बार इंटरेक्शन होगा, उनके कल्चर के अगर अंदर में आइडल वर्शिप जो है वो गलत मानी गई है, उसको वहाँ का जो नॉर्म है, जो सोसाइटल फ्रेमवर्क है, उसके अंदर में नहीं अलाउ किया गया है, नहीं एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है ना। तो जब वो देखेंगे कि इंसान सामने क्या कर रहा है, आइडल वर्शिप कर रहा है, बुत परस्ती कर रहा है, मूर्ति पूजन कर रहा है, तो दैट विल जनरेट अ फीलिंग ऑफ डिसोरिएंटेशन, डिस्कम्फर्ट और एंशियसनेस, सरप्राइज, शॉक। जबकि ऑन द सेम टाइम जब यहाँ के जो लोग होंगे, जो इंडिजिनस पीपल हैं, जो लोकल्स हैं, वो जब इस एलियन बाहर के कल्चर को देख रहे हैं तो वहाँ की भी कई सारी चीज़ें हमें काफ़ी अलग लगेगी, ठीक है ना, काफ़ी अलग लगेगी। जब छोटा बच्चा है और वो ज़्यादा कल्चर को देखा नहीं है, उसका जो अपब्रिंगिंग है, ग्रूमिंग एक पर्टिकुलर सोसाइटी में हुई है और वहाँ पर मोस्टली वो मेजॉरिटी अपने तरीके के लोगों को देख रहा है। कई बार जब पहली बार आप उसको बाहर कहीं लेकर के जाओ और वो देखेगा कि कहीं इस्लामिक लोग हैं या फिर दूसरे कल्चर के लोग हैं जिनकी वेशभूषा टोटली अलग है, जिनकी वेशभूषा टोटली अलग है। अगर कोई वहाँ पर जो हिजाब वगैरह है या इस तरीके से पूरी बॉडी अगर कवर्ड वो देखेगा तो पर्सन विल बी वेरी शॉक्ड एंड एंशियस। वो छोटा सा बच्चा जिसने कभी भी नहीं देखा, अगर मान लीजिए उसके आसपास उसके परिवार में तो नहीं देखा होगा उसने, ही इज़ अ डिफरेंट कल्चर, बिलोंग टू अ डिफरेंट कल्चर फैमिली, लेकिन अगर आस पड़ोस में भी कोई अगर इस्लामिक बैकग्राउंड का नहीं है तो उसको नहीं पता कि अच्छा ये भी एक पोशाक है, ये भी एक पहनावा होता है। तो उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल आएंगे, है ना। सोचेगा वो अपनी इमेजिनेशन के थ्रू कि क्या ये लोग कौन हैं, इन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तो दिस टाइप ऑफ थिंग बेसिकली वी फेस व्हेन वी आर मीटिंग और इंटरेक्टिंग विद अनफेमिलियर कल्चरल बैकग्राउंड। नाउ जब आप टूरिज्म के ऊपर जाते हो, जब ट्रिप्स के ऊपर आप जाते हो, तो वहाँ का पूरा जो स्टेप है उसके साथ भी कल्चर शॉक की स्टेजेस को इक्वेट कर सकते हो। जिन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ओबर्ग और उनके बाद जिन स्कॉलर्स ने इस कल्चर शॉक की प्रोसेस को पढ़ा, इन्होंने कहा कि ये कल्चर शॉक को हम अलग अलग स्टेजेस पे डिवाइड कर सकते हैं। कल्चर शॉक की अलग अलग स्टेजेस होती है। पहला जो सबसे पीरियड होता है, इसको आप हनीमून पीरियड कह सकते हो। हनीमून पीरियड आप यहाँ पर इसको कह सकते हो या फिर स्टेज कह सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर स्टेजेस की बात हो रही है, स्टेजेस या फिर पीरियड जो भी कहना आपकी, फेजेस भी कह सकते हो आप, आपके ऊपर है, शब्द कोई भी हो सकता है, मायने उसके एक ही हो। तो पहला जो स्टेज होता है वो है हनीमून स्टेज। इस हनीमून स्टेज के अंदर में यू विल फील वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट, यू माइट फील वेरी थ्रिल्ड अबाउट दिस न्यू एक्सपीरियंस। जैसे कई बार जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं या फिर पढ़ाई के लिए भी आप देखते हो, भारत से कई सारे लोग अब्रॉड जाते हैं पढ़ने के लिए, खासकर मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं, अगर नीट नहीं क्लियर होता है कई बार, तो आपको पता है प्राइवेट में यहाँ पर फीस क्या है और डोनेशन वाला एंगल भी आप यू मस्ट बी अवेयर अगर आपके आसपास कोई है जो कि मेडिकल बैकग्राउंड का है, जिसने एस्पायर किया होगा, मेडिकोज जो आपके आसपास होंगे, तो बाहर कई बार जाते हैं दूसरे देशों में, कोई चाइना जा रहा है, कोई रशिया जा रहा है, ठीक है ना। और भी कई सारे देश हैं, किर्गिस्तान वगैरह जो होगा, यूक्रेन वगैरह, कई लोग जाते हैं पढ़ने, तो वहाँ से डिग्री को लेने गए। अब जब वो सबसे पहली बार गए, या फिर आप भी कभी जॉब के लिए जाते हो या पढ़ाई के लिए आप किसी दूसरे जगह पर जाते हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ जो रीजन है वहाँ से बिलोंग करते हुए, व्हेन आई फर्स्ट वेंट टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्ट जब मैं पहली बार गया, तो शुरुआती जो एक्सपीरियंस होता है जहाँ पर आप कभी गए नहीं हो,
ठीक है ना, एक डिस्टेंट रीजन है जहाँ पर ऐसा नहीं कि आप फ्रीक्वेंटली ट्रेवल कर सकते हो। गोवा के ही इतने सारे मेम्स बनते हैं कि लोगों के गोवा के प्लान नहीं सक्सेसफुल होते हैं, जहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी खासी जाते रहते हो आप, तो वहाँ तो टोटली डिफरेंट है ना। रिमोट एरियाज़ आपको देखने को मिलते हैं, हर जगह ट्रेन का, रेलवे का भी कनेक्टिविटी आपको नहीं देखने को मिलती है, बड़ी सारी इश्यूज़ है, फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स भी आपको नहीं देखने को मिलती, बहुत बिजी एयरपोर्ट्स नहीं है। तो व्हेन आई फर्स्ट वेंट देयर, तो पहला जो पीरियड होता है वो इसका हनीमून का पीरियड होगा। हनीमून का पीरियड मतलब क्या, कि आप थोड़ा सा थ्रिल्ड और एक्साइटेड फील करोगे, बिकॉज यू आर सीइंग न्यू वर्ल्ड, यू आर सीइंग न्यू पीपल, नया क्विजीन आपको देखने को मिल रहा है, जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट, वो आपको थ्रिल कर रहा है, घूमने वाली फीलिंग आ रही है। तो ऐसे ही जब आप कई बार पहली बार कहीं ट्रिप पे कोई इंसान जाता है, एकदम नई जगह, डिस्टेंट जगह, आप आज ही बस पकड़ो, आप निकल जाओ किसी जगह पर, चितकुल चले जाओ, कल्पा चले जाओ, किन्नौरी रीजन के अंदर में आप जा रहे हो, कश्मीर जा रहे हो, तो पहला जो समय थोड़ा होगा वो समय हनीमून पीरियड होगा। आप उस न्यू एक्सपीरियंस को एंजॉय करोगे, बड़ा मज़ा आएगा, और आपको लगेगा कि अगर मैं यहीं पर रुक जाता, ठहर जाता, तो कितना अच्छा होता, यहाँ पे तो मैं बड़ा खुश रहूँगा, घर पे उतना अच्छा मुझे नहीं लगता है। और फिर लोकल्स आपको बताएंगे कि बेटा जी ऐसा है कि आप अभी नया पे आए हो, यहाँ नए आए हो, घूम रहे हो, ट्रिप कर रहे हो, जब आपको मुश्किलें पता चलेंगी जो यहाँ पर लोकल्स फेस करते हैं, कनेक्टिविटी उतनी नहीं है, एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट्स उतने ज़्यादा नहीं आपको देखने को मिल रहे हैं, एक छोटा सा ग्रोसरी का सामान लेने के लिए भी आपको चढ़ाई करके, जो आपके घर होंगे, आप चढ़ाई करके जा रहे हो, ट्रैवल करके किलोमीटर 2 किलोमीटर, और पहाड़ों के ऊपर वो 1-2 किलोमीटर का भी डिस्टेंस होता है, आप समझिए कि 5 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है ना, क्योंकि किस तरीके के एरियाज, टेरेन्स आपको वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो डेली लाइफ जो होती है लोकल्स के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं कि कन्वीनियंट है, ईजी है, बहुत सारी दिक्कतें वहाँ पर फेस करते हैं, फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड हो रही है, बहुत तरीके का प्रॉब्लम्स वहाँ पर देखने को मिलती है। ऑलराइट, तो आपको लग रहा है कि वो पीरियड बड़ा अच्छा है और मैं यहाँ पर ठहर जाऊँ तो मज़ा ही आ जाए, यहीं पे सेटल हो जाता हूँ, मैं घर बना लेता हूँ यहीं पे, बट लोकल आपको वहाँ पर करेक्ट करता है। सो दिस इज़ ट्रू कि आप शुरुआत में गए हो इसलिए आपको अच्छा लग रहा है, और ये जो अवधि है इस हनीमून पीरियड की, ये डिपेंड करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये 5 दिन भी हो सकती है, ये 7 दिन भी हो सकती है, ये 10 दिन भी हो सकती है, ये 15 दिन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसे जगह पर गए हो जहाँ पर बहुत कुछ करने को नहीं है, बहुत जगह नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे कसोल जाओ, हिमाचल प्रदेश के अंदर में है ना, आज से लगभग 10-15 साल पहले एक रिमोट एरिया के तौर पे या ऑफ बीट लोकेशन के तौर पे हम देखते थे। हमारे समय में जब हम शुरुआत में जाया करते थे, तो यूज्ड टू बी आप कह सकते हो ऐसी जगह जहाँ पर काफ़ी लोगों का आना जाना नहीं था, तो ऑफ बीट ट्रैवलर्स जाते थे कि बहुत ट्रैवल करने की दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी, आप आराम से घूमो फिरो। लेकिन आज के समय में इट इज़ ओवर क्राउडेड, एवरीबडी इज़ गोइंग, सब लोग वहाँ पर जाते रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं रह गया कि किसी को पता नहीं कोई जा रही है, सभी जा रहे हैं वहाँ पर। तो कसोल में आप जाओगे तो बहुत कुछ जानने को, करने को वहाँ पर नहीं, आसपास कुछ ट्रैक हैं, आप उन ट्रैक के ऊपर जाओगे, घूमोगे फिरोगे, और 2-3 दिन में आप मैक्सिमम उस पूरी जगह को और उसके आसपास के जो पॉइंट्स हैं, ट्रैक्स हैं, उनको आप कवर कर लोगे। मैक्सिमम 3 डेज इट विल टेक, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ नहीं है, तो वहाँ पर आप फिर घर पे रुकना शुरू करोगे, या आप थोड़ा बहुत टहलोगे इधर उधर, कोई जगह स्पॉट बचा नहीं तो आप टहलोगे, 1-2 दिन अपने और गुजार लिए, लेकिन फिर 5वें दिन से आपको लगा कि अब तो कुछ करने को है नहीं, और छोटी छोटी चीज़ के लिए इतना कई सारी परेशानी हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ऑलराइट, देन यू विल स्टार्ट फीलिंग और मिसिंग द होम। वो आपको फिर वहाँ पर दिक्कत आएगी, है ना, होम सिकनेस का जो फीलिंग है वो आप फील करने लोगे। तो जहाँ पर जगह एक्सप्लोर करने के लिए ज़्यादा है या वाइडर एरिया है, न्यू एक्सपीरियंसेस की तादाद ज़्यादा होगी, वहाँ पर आपका ये हनीमून पीरियड लंबे समय तक होगा। जो बड़े एरियाज़ हैं, ठीक है, करने को बहुत कुछ है, जहाँ पर एक एक चीज़ को कवर करने में, एक एक चीज़ को ट्राई करने में आपको लगभग 10-15 दिन लग जाएंगे। तो ये पीरियड डिपेंड करेगा कि कितना समय होगा, अलग अलग केसेस में, अलग अलग इंडिविजुअल के बीच में द हनीमून पीरियड एंड इट्स ड्यूरेशन माइट डिफर। हनीमून पीरियड के बाद जो एक दूसरा पीरियड आता है, ये एक अलार्मिंग फेज होता है, इसको स्कॉलर्स कहते हैं जो स्ट्रेस का पीरियड है, ठीक है ना। स्ट्रेस का पीरियड से मतलब क्या है कि नाउ व्हेन यू आर सेटल्ड, नाउ यू हैव कवर्ड एवरी स्पॉट, एक्साइटमेंट आपकी, जो आपका डोपामिन बढ़ा हुआ था, ठीक है ना, सेरोटोनिन जो आपका बढ़ा हुआ था, वो अब वापस से आ रहा है क्योंकि नए एक्सपीरियंस बचे नहीं। इसको आप रिलेट कर सकते हो कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल का, जब हम शुरुआत करते हैं, जो एंथ्रोपोलॉजी के बच्चे हैं वो रिलेट कर पाएंगे। साइको एनालिटिकल स्कूल में सिगमंड फ्रॉयड कहते हैं कि ह्यूमन के जो नीड्स है, उसमें से एक नीड होती है यहाँ पर नॉवेलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। जो नॉवेलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि अनुभव आपके कितने रिफ्रेश्ड हैं, कितने नए हैं। तो नॉवेलिटी ऑफ एक्सपीरियंस मिला, आप एक्साइटेड थे, आपको खुशियाँ मिली, सेरोटोनिन और डोपामिन का लेवल बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो एक्सपीरियंसेस गए, ख़त्म हो गए, डन, टिक मार्क लग गया उस पर, लेवल में सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। तो स्ट्रेस के पीरियड के अंदर में अब आपको चिंताएं होंगी कि कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर मैं इंटरनेट को हो सकता है इस रिमोट एरिया में मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, फ़ोन सिग्नल्स आपको वहाँ पर रिसीव नहीं हो पा रहे हैं,
ठीक है ना। आपको बहुत सर्दी है और मान लीजिए कोल्ड वाटर भी वहाँ पर हर जगह पर, आप किसी रिमोट एरिया पे चले गए, आप कैंपिंग करने चले गए, अब आपको नहाना है पर वहाँ पर ठंडे पानी की उपलब्ध वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है। खाने के लिए आपके पास कुछ बहुत ज़्यादा ऑप्शंस वहाँ पर नहीं मिल रहे रोज़ रोज़, और या फिर जहाँ पर आप रुके हो ठहरे हो आपको खाने अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप ग्रेजुअली मिस करने लगोगे, है ना, कि घर पे बैठे हुए तो सारी चीज़ें इतनी एक्सेसिबल थी। यहाँ पर मैं जहाँ पर कैंप लगाया हूँ या जिस ऑफ बीट जगह पर मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे तो चीज़ें ना जोमेटो आ रहा है, ना स्विगी आ रहा है, ना कोई आ रहा है, XYZ कुछ भी वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी नहीं है। फिर पढ़ने भी आप कभी जाते हो या फिर दूसरे देश में भी आप जाते हो, तो शुरुआती एक्सप्लोरेशन के बाद फिर आपको चिंता हो जाती है, कह रहे मुझे तो पानी का यहाँ पर इंतज़ाम करना पड़ेगा, ठीक है ना, गैस का कनेक्शन मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा, मुझे अखबार वाले को यहाँ पर बोलना पड़ेगा, मुझे क्लीनिंग वाले को यहाँ पर बोलना पड़ेगा, खाना मुझे बनाने नहीं आता तो खाने के लिए मुझे किसी को बोलना पड़ेगा, हाउस हेल्पर को वहाँ पर रखना पड़ेगा, सामान मुझे शिफ्ट करना है, हर एक चीज़ को मुझे यहाँ पर बनाना है, ठीक है ना, एन एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गोइंग टू बी ऑन माई शोल्डर्स, वो मेरे ऊपर रहेगी। तो ये सारे ख्याल जो है, जिम्मेदारियों का आभास जो है, ये एक स्ट्रेस को ले आता है। नॉवेल्टी ऑफ एक्सपीरियंसेस खत्म होती है, नए जिम्मेदारियां आते हैं, या फिर वो आपके पास जो कन्वीनियंस थी वो पहले वो अब नहीं है, तो दिस विल डेवलप अ सीरीज ऑफ स्ट्रेस। इसके बाद आप कई इंसान जो होता है, अगली जो स्टेज स्कॉलर्स बता रहे हैं कि जो अगली स्टेज होगी यहाँ पर इंसान बाई कल्चरल, सॉरी, एक इससे पहले स्टेज आती है जो कि आपकी एडेप्टेशन का पीरियड होता है, ठीक है ना, एडेप्टेशन या फिर जो एडजस्टमेंट का पीरियड होता है। इस पीरियड में इंसान ये एक्सेप्ट कर लेता है कि अब कुछ किया नहीं जा सकता, ले दे के मैं यहाँ पर आ गया हूँ, पढ़ने आया हूँ, जॉब करने आया हूँ, जिस वजह से भी आया हूँ। अगर आप ट्रिप पे नहीं आए हो, ट्रिप वाला केस हमने हटा दिया, ख़त्म कर दिया, होम सिकनेस पे, स्ट्रेस पे, अब हम किस चीज़ की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आप प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए वहाँ पर स्टे कर रहे हो, तो इस प्रोलॉन्ग जर्नी के अंदर में होम सिकनेस फील किया, ट्रिप पे आए थे, घर चले गए, काम खत्म हो गया। लेकिन अगर आप पढ़ने आए हो तो वहाँ पर होम सिकनेस की फीलिंग अभी नहीं गई, स्ट्रेस का पीरियड फर्दर कंटिन्यूड हुआ। थोड़े समय बाद आप इस रियलिटी को एक तरीके से एक्सेप्ट करोगे कि नाउ ले दे के मेरे पास यही जगह है, ये रिसोर्सेज है और इसी में मुझे मैनेज करना है। तो ग्रेजुअली आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड काम के पीछे में इतने ज़्यादा ड्रॉन डाउन हो जाओगे, इतने ज़्यादा एंगेज्ड हो जाओगे कि वो एडजस्टमेंट थोड़े समय बाद अकर करने लगेगा। और कुछ लगभग 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने, वो भी डिपेंड करेगा इंडिविजुअल एंड केस टू केस, आप वहाँ पर क्या हो जाओगे, टोटली एडजस्टेड होगे। वहाँ का जो खाना पीना है, कहाँ से आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, जो आपकी प्रॉब्लम है उनके आप सॉल्यूशन ढूंढ लोगे, कि खाना बनाने नहीं आता तो हाउस हेल्प हमें कहाँ से मिलेगी, पानी कहाँ से आएगा, गैस कहाँ से मिलेगी हमें, ठीक है ना, कपड़े कैसे लॉन्ड्री होंगे, हम खुद करेंगे या फिर कुछ कई और ऑप्शंस हैं। तो ये सारी चीज़ों की व्यवस्थाओं को आप ढूंढने लगोगे, एक्सप्लोर करोगे, और आप ग्रेजुअली उस जगह के साथ, उस एनवायरनमेंट के साथ क्या करते हो, एक सामंजस्य बनाते हो, एडजस्टमेंट वहाँ पर आप कर रहे होते हो। लास्ट स्टेज जो बेसिकली यहाँ पर होती है, ये लास्ट स्टेज को कई बार बाई कल्चरल स्टेज कहा जाता है, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं वो आपके जॉब और जो आप जा रहे हो किसी जगह पर पढ़ाई करने के लिए उसके हैं। लेकिन आप इसको ऐसे मत सोचिए कि हम देश के अंदर में, हम बात कहाँ की कर रहे हैं, हम ऐसे 2 डिस्टिंक्टिव कल्चर की कर रहे हैं जिनके पैराडाइम्स, फ्रेमवर्क, कस्टम्स, नॉर्म्स टोटली अलग हैं। तो अगर देश के अंदर में ऐसी जगह पर आप गए हो तो भी वही चीज़ अप्लाई होगी, देश के बाहर आप गए हो एक टोटली एलियन कल्चर में जहाँ की चीज़ों से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पर भी चीज़ एप्लीकेबल होगी। तो लास्ट स्टेज जो आएगी आपकी वो बाई कल्चरल स्टेज होती है। कई बार कई लोग ये स्ट्रेस वाले लेवल को ही आगे हैंडल नहीं कर पाते हैं और वो क्या कर लेते हैं, एग्जिट कर सकते हैं और स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कंटिन्यूएशन हुआ, आप एडजस्टमेंट के पीरियड से गए, तो कई बार जो लोग होते हैं वो बाई कल्चरल स्टेज पे भी यहाँ पर आ सकते हैं। इस बाई कल्चरल स्टेज के ऊपर बेसिकली आप क्या करोगे, आप इंटरैक्ट कर रहे हो ज़्यादा लोगों के साथ, इंटरैक्ट कर रहे हो ज़्यादा लोगों के साथ, मिलजुल रहे हो, वहाँ पर एक्टिविटीज़ कर रहे हो, वहाँ के कल्चर को सीखने की कोशिश कर रहे हो। आपने कहा चलो यहाँ पर यही लैंग्वेज बोली जाती है तो मैं यहाँ की लैंग्वेज को सीखता हूँ। यहाँ पर वर्शिप करने के लिए लोग संडे को चर्चेज जा रहे हैं या फिर कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहे हैं तो मैं भी उसको करता हूँ। तो ग्रेजुअली आप 2 कल्चरों का एक हिस्सा बन जाते हो। जैसे अजय देवगन अपनी कई सारी मूवियों में 2 बाइक्स पे या 2 कार्स पे, 2 घोड़ों पे चल के आते हैं ना, तो वैसे ही आप 2 कल्चर के पार्ट बनने लगते हो। आपने अपनी वैल्यूज़ को, कल्चरल नॉर्म्स एंड पैराडाइम्स को तो होल्ड किया ही हुआ है, साथ ही साथ आप दूसरे कल्चर के एलिमेंट्स को भी अपने अंदर में जोड़ रहे हो। तो एक कल्चरेशन और डिफ्यूजनल मॉडल यहाँ पर क्रिएट होता है। ऑलराइट, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी वैल्यूज़ को टोटली भूल जाओगे। हो भी सकता है कि कई बार आप इतने ज़्यादा यू आर इन सो मच ऑफ ऑ ऑफ दी अदर कल्चर कि आपको इतना पसंद आया कि आप कह रहे हो कि हाँ ये कल्चर बेस्ट है, हमारे कल्चर में तो कमियां हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा करना है। तो पहनावा, खाना पीना, एटिकेट्स, बिहेवियर, मैनरिज्म, सब कुछ आपने उस कल्चर के हिसाब से कर दिया, अपने कल्चर को क्या किया, डाइल्यूट कर दिया।
तो ये भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप एडेप्टेशन के फेज से गुजरते हो तो आप दोनों कल्चर के वैल्यूज़ को इक्वली वहाँ पर रखते हो। तो आप जब वापस जाओगे अपने घरों में, अपने इलाकों में, अपने कल्चर के अंदर में, तो आप अपने कल्चर को वहाँ पर क्या करोगे, वापस से लाने की कोशिश करोगे, उस मैनरिज्म को, उस एटिकेट को, उस बिहेवियर को लाने की कोशिश करोगे। लेकिन वापस से आप दूसरे कल्चर में आए तो आपने क्या किया, रिस्टोर किया जो कुछ आपने इस नए कल्चर में सीखा हुआ था। कई सारे लोग इस स्ट्रेस वाले कंडीशन को अगर कोप नहीं कर पाते हैं, इफ़ दे आर नॉट एबल टू कोप, तो ये स्किप चीज़ों को करते हैं। जैसे कुछ रिसर्चेस हुई, उनमें पाया गया कि जो स्टूडेंट बाहर के देशों में गए हैं और उन जगहों पे वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी अटेंडेंस काफ़ी शॉर्ट हो रही है, क्लासेस को वो मिस कर रहे हैं। और अगर उनको कोई उनकी कम्युनिटी का इंसान मिल गया तो लंबा समय वो उनके साथ ही बिताने की कोशिश कर रहे हैं। वाई? बिकॉज दैट फील देम अ होमली फीलिंग, एक कंफर्ट का एहसास कराता है, बट दैट इज़ नॉट प्रोडक्टिव फॉर देम। वो जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए है, वो नहीं हो रहा है, और अपने रिसोर्सेज और अपने समय की, अपने पैसों की बर्बादी कर रहे हैं अगर वो अपने काम को नहीं कर पा रहे। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप ये कल्चर शॉक का जो मॉडल है, इसको ट्रैवल, टूरिज्म, जब आप एजुकेशन के लिए जाते हो या जॉब के लिए जाते हो, इन शॉर्ट जब आप एक प्रोलॉन्ग समय तक दूसरे कल्चर के अंदर में ढलते हो, तो उसके साथ आप इस चीज़ को रिलेट करके देख सकते हो। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको सही से समझ में आ गया होगा। एक और इन्फॉर्मेशन, हमारे जो बैचेस हैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के, ये स्टार्ट हो रहे हैं 22 जनवरी से। तो आप में से जो लोग भी फॉर्मली पढ़ना चाहते हो, आंसर राइटिंग वगैरह के साथ, हर चीज़ के साथ आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपके लिए बैचेस में एडमिशन ओपन है। US लाइव का कोड लगाना है, 14999 में आपको यहाँ पर कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर मिल रही हैं। टेस्ट सीरीज़ में 8 सेक्शनल पेपर और 4 फुल लेंथ पेपर मिलते हैं। इनके मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ एक एक क्वेश्चन का पर्सनली डिस्कशन भी होता है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। टाइमली इवैल्यूएशन होता है और कंटेंट भी सारा है, कोई एक फ़ोटोकॉपी नहीं दे दी जाएगी आपको। अच्छे किस्म के कंस्ट्रक्टेड नोट्स हैं और हर चीज़ के लिए अलग तरीके के नोट हैं। जैसे आपका मेन जो रेफरेंस मटेरियल होगा, डिटेल्ड वास्ट मटेरियल, वो क्रक्स कहलाता है। उसके बाद आपकी क्लास PPTs आपको मिल रही हैं। क्लास PPTs के आप समरी के तौर पे इसको यूज़ करते हो, ईजी टू अंडरस्टैंड होती हैं। देन आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं जो मेंस अपीयर्ड कैंडिडेट आपके लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, और इससे आपका रिविजन वीकली और मंथली काफ़ी बेटर हो जाता है। समय बच जाता है कि वहाँ पर अगर रिविजन करने के लिए 12 घंटे लगते हैं, तो यहाँ पर वो सेम काम आप आधे घंटे में कर सकते हो। ठीक है, इतने कंसाइज होते हैं फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, वेंट डायग्राम्स, चार्ट्स, इन सब की मदद से। तो ये सारी चीज़ें 14999 में आपके लिए एप्लीकेबल है। हाँ, वैल्यू एडिशन नोट भी आपको अलग से मिलते रहते हैं। ठीक है ना? डाउट सॉल्विंग सेशन, PYQ का डिस्कशन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द कोर्स। तो इफ़ यू आर विलिंग, US लाइव का कोड लगाइए, स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाके 14999 में आप एडमिशन ले सकते हो। 22 को ओरिएंटेशन है, पहली क्लास आपकी 22 से शुरू हो रही ओरिएंटेशन की जो क्लासेस हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन, डाउट हो ऑप्शनल को चुनने में, या ऐसे ही इन जनरल कोई डाउट हो ऑप्शनल के रिगार्डिंग, या एनरोलमेंट के टाइम आपको कोई प्रॉब्लम आ रही, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो ये ऊपर दी इंस्टाग्राम की ID और नीचे दी हुई जो ईमेल ID है, ये आपके लिए 24/7 ओपन है। आप मैसेज ड्रॉप कर दिए जब भी मुझे समय मिलेगा, डेफिनेटली आई विल बी आंसरिंग बैक। ठीक है ना? हाँ, नए बच्चों को मैंने कहा US लाइव लगाइएगा, ये वाला कोड जो है हर स्टडी IQ के प्रोग्राम पे। लेकिन जो बच्चे पहले से एनरोल्ड स्टडी IQ के प्रोग्राम्स में, वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोड के लिए मुझे अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर और पूरा नाम इन दोनों ID पे भेज सकते हैं। ठीक है ना? आशा करता हूँ कि आपसे पहले ही ओरिएंटेशन में मिले। तैयारी करें आप लोग, और जर्नी हमारी वहाँ पर शुरू होगी 22 तारीख को। जो लोग पहले से एनरोल्ड हैं या फिर बाद में एनरोल होने की सोच रहे हैं, यूट्यूब पे हमसे मिलते रहेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, गुड बाय, हैव अ वेरी नाइस डे।